आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो लोगों की उम्मीद थी कि कब जंगल राज हटेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनेगा, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। लोगों ने मन बना लिया है कि परिवर्तन यात्रा में वो देखने को मिला कि लोग ममता बनर्जी और उनके भ्रष्ट शासन के खिलाफ हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल में जो लोगों की उम्मीद थी कि कब जंगल राज हटेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनेगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रोक लगेगी, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। मई आएगी, ममता दीदी जाएगी। लोगों ने मन बना लिया है। परिवर्तन यात्रा में देखने को मिला कि बंगाल के लोगों के मन में कितना गुस्सा ममता बनर्जी जी उनके भ्रष्ट शासन के खिलाफ है। जहां एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए जांच एजेंसियों से लड़ने पर आ जाए, भिड़ने पर आ जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। सर, अधिकारियों के तबादले को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है कि जहां पर लगता है किसी अधिकारी को हटाना है, बदलना है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जब से चुनाव होते आ रहे तब से इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल भारत में ऐसे हैं जिनको विरोध करना है भारत का, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का, और वो नेता का नाम अब LOB बन गया है, लीडर अपोजिंग भारत। और वो लगातार यही कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते हैं, EVM के खिलाफ बोलते हैं, अब तो जुडिशरी के खिलाफ भी विपक्ष के लोग बोलने शुरू हो गए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि यह तो चुनाव आयोग ने तय किया है कि ये अफसर बहुत पक्षपाती हैं, इन्हें हटाना ही सही है। चुनाव आयोग ने सही काम किया। जो अफसर ED की छापेमारी में बाधा डाले और ऐसे अफसरों को रखकर चुनाव कराना क्या सही होगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिसे DGP या मुख्य सचिव बनाती हैं, उन्हें अपने पार्टी के सदस्य के रूप में इस्तेमाल करती हैं। ये TMC के दोस्त हैं, ये TMC के प्रशासनिक मित्र हैं। बीजेपी पूरी तरह तैयार है। पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनेगी। देखिए, तो इलेक्शन कमीशन ने तय किया है ना, क्योंकि ये इतने बायस है। ये जो अफसरों को हटाया गया, इनके अगर आप कार्यकाल देखेंगे, इनकी जो डिसीजन देखेंगे, इतने बायसनेस है। ममता बनर्जी बोलेगी यहाँ पे बैठी रहो तो यहाँ पे बैठी रहेगी, खाना मत खाओ तो खाना भी नहीं खाएगी। तो ऐसे लोग हैं, तो इनको हटाना ही तो सही है। इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया। जो अफसर ED के रेड पे बाधा डालने के लिए जाती है, उस अफसर को रख के इलेक्शन कराना सही है क्या? निष्पक्ष होगा क्या? सर, और भी हैं जैसे DGP हो गए, कमिश्नर हो गए, ये सब लोग सारे गए थे ना। DGP गया था, और ममता बनर्जी जिसको DGP बनाता है, जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाता है, उसको अपने पार्टी का मेंबर जैसा यूज करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, नंदिनी चक्रवर्ती को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, जबकि उनसे सीनियर बहुत सारे अफसर बंगाल में थे, सबको सुपरसीड करके उनको बनाया गया। उनको लक्ष्मी भंडार मिल गया, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए चली गई। तो आप कह रहे हैं कि TMC का ही पार्ट है ये TMC के एक्सटेंडेड लीडरशिप है। फ्रेंड्स, ये TMC के फ्रेंड्स है। बीजेपी का एक है ना, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ BJP, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंड्स ऑफ TMC है सारे। सर, पोल डेट डिसाइड हो गई है, 2 चरणों में चुनाव होने, तो भाजपा की किस तरह से 23 और 29 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, 2 चरणों में। ज्यादातर पार्टियों ने 2 या 3 चरण के बारे में मांग की थी इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने उसी मांग को मानकर 2 चरणों में किया, और बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। आपने देखा 1-2 दिन पहले मोदी जी का क्या भव्य रैली कलकत्ता में हुआ है, जो दर्शाता है कि बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि आगे आने वाले इलेक्शन में मोदी जी की सरकार यहाँ पे बनेगी। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। हमारी पार्टी 5 राज्यों में काम करती है। हमें अपने उम्मीदवार उतारने हैं या BJP का समर्थन करना है, इस पर हमें निर्णय लेना है। हमारी कोशिश यही है कि 5 राज्यों में NDA सत्ता में आए। हमें पूरा विश्वास है कि असम, पुडुचेरी में हम फिर से आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जंगल राज बनाया, हमें विश्वास है कि वहाँ भी BJP सत्ता में आएगी। तमिलनाडु में भी हमारी सत्ता आने की संभावना है और केरल में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मतलब चुनाव का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने किया है। उसमें वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरला है, पांडिचेरी है, ऐसे 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। उसमें मतलब वेस्ट बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव हो रहा है। दूसरा 23 को तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है।
और बाकी केरल और मतलब आसाम और पांडिचेरी में 9 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। तो मतलब मेरी पार्टी 5 राज्यों में काम करती है, लेकिन अभी मुझे इलेक्शन कमीशन ने गन्ना किसान सिंबल भी दे दिया है। तो रिपब्लिकन पार्टी अभी सोच रही है कि भाई वहाँ कहाँ कितने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं, कि क्या करना है या बीजेपी को समर्थन करना है। उसके बारे में हमारी नेशनल कमेटी जो है ये निर्णय लेने वाली है। लेकिन हमारा ये प्रयत्न है कि भाई एनडीए 5 राज्यों में चुनकर आनी चाहिए। यहाँ हमें पूरा विश्वास है कि आसाम में डेफिनेटली हम सत्ता में आने वाले हैं, पांडिचेरी में भी हम सत्ता में आने वाले हैं। ये 2 राज्यों में अभी हमारी सत्ता ही है। लेकिन वेस्ट बंगाल में ममता दीदी जी ने मतलब 5 सालों में जिस तरह लोगों का काम करना चाहिए तो नहीं किया है। वहाँ जो पूरा जंगल राज वहाँ बनाया है, वहाँ डॉक्टरों पर अत्याचार हुए हैं। और इसीलिए इस वक्त हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वहाँ वेस्ट बंगाल में सत्ता में आ सकती है। दूसरा जो तमिलनाडु में ये डीएमके के साथ अलायंस बीजेपी का है, तो वहाँ भी सत्ता आने की संभावना है। पांडिचेरी में भी सत्ता आएगी। तो 4 राज्यों में डेफिनेटली हमारी सत्ता आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और केरला में भी मतलब अच्छा प्रदर्शन बीजेपी कर सकती है। तो 5 राज्यों में भी एनडीए की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत बड़ा आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में। यहाँ आम आदमी को न्याय मिल रहा है, यहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसीलिए जनता को मालूम है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन कितनी भी टिकट न करे, लेकिन यहाँ हमारी जो सरकार है, सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम कर रही है। और इसीलिए इस वक्त 5 राज्यों में हम सत्ता में आएंगे। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा है कि विपक्ष हमेशा चुनाव आयोग पर आरोप लगाता रहा है कि वे हमेशा तटस्थ होकर काम नहीं करता। जब 5 राज्यों में चुनाव होगा तो फिर सभी राज्यों में 1 चरण में चुनाव, और वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव क्यों? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने आप को साबित करना चाहिए कि वे निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा रहे हैं। देखिए, विपक्ष हमेशा चुनाव आयोग पे आरोप लगाता रहा है कि वो हमेशा बायस्ड होकर काम करती है या तटस्थ होकर काम नहीं करती। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि जब 5 राज्यों का चुनाव का डेट आया है, डिक्लेयर हुआ है, तो फिर सभी राज्यों में 1 फेज में है और बंगाल में 2 फेज में क्यों? यहाँ तो भेदभाव साफ नजर आता है। और एसआईआर को लेकर जिस तरह से बंगाल में हो रहा है, तमाम विरोध हो रहे हैं, उसको लेकर भी कई लोगों के मन में शंकाएं हैं। तो चुनाव आयोग को अभी भी अपने आप को साबित करना चाहिए कि वो तटस्थ भाव से काम कर रही है, न कि बायस्ड होकर। कोडरमा की बात करें, कोडरमा जिले में अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय रांची द्वारा आवंटित 14 नए बोलेरो वाहन सोमवार को संबंधित थाना क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिए गए। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने समाहरणालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और संबंधित थाना प्रभारियों को चाबी सौंपी। कोडरमा जिले को कुल 14 बोलेरो वाहन मिले हैं, जिनमें कोडरमा थाना और तिलैया थाना को 2-2 वाहन दिए गए हैं, जबकि अन्य थाना और ओपी को 1-1 वाहन आवंटित किए गए हैं। सभी वाहनों में पुलिस स्टिकर, सायरन, पुलिस बत्ती और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले तो हम राज्य सरकार का धन्यवाद देंगे कि हम लोग को 3 आधुनिक गाड़ियाँ प्रोवाइड कराई गई है। तो ये सभी गाड़ियाँ जो है हम लोग थाना को आवंटित किए हैं, जितने भी हमारे थाना है सभी को गाड़ी प्राप्त हो गई है। तो इससे जो है हमारी पुलिसिंग बेहतर होगी, मजबूत होगी। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें भी ये गाड़ियों का मदद मिलेगा हमें, तो हम लोग बेहतर सेवाएं लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के मामले में दे पाएंगे। सर, ये गाड़ियों का वितरण किस प्रकार होगा? जिला मुख्यालय को ज्यादा गाड़ी मिलेंगी थानों में जो शहरी क्षेत्र है, या ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा? इसमें जो है जो हमारे बड़े थाना है, जैसे इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना है, कोडरमा हुआ, तिलैया हुआ, तो वहाँ 2-2 गाड़ियाँ दी जा रही है और बाकी सभी थानों को 1-1 गाड़ियाँ दी जा रही है। सर, इसके अलावा सर जिला स्तर से और कुछ अपराध नियंत्रण को लेकर और क्या कुछ तरह के पहल हो रहे हैं या मुख्यालय को प्रस्ताव दिए जा रहे हैं? देखिए, जैसे अभी एक हम लोगों की ट्रैफिक की समस्याएं हैं और जैसा आपने अभी बताया कि रोड एक्सीडेंट में भी कुछ समय वृद्धि हुई है, तो इसके लिए हमारी तरफ से और डीसी साहब की तरफ से एक संयुक्त प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा गया है ट्रैफिक थाना बनाने के लिए। ये किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है हर प्रति माह डीसी साहब की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की मीटिंग होती है, उसमें हम लोग अपनी रणनीति
तय करते हैं और उस पर काम करते हैं। अभी पुलिस विभाग की टीम और DTO साहब की टीम जो है वो डेली इसमें निकल के काम कर रही है फील्ड में, और सभी बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट दुर्घटनाओं की संख्या ये बढ़ेगी। सड़क सुरक्षा कोषांग को सर इसमें बहुत अहम जिम्मेवारी होती है, पर देखा जाता है उसमें कर्मियों की कुछ कमी है सर। इसको दूर करने के लिए भी क्या कुछ हो रहा है सर? देखिए, इसमें हम लोग अपने स्तर से जो है जितना अधिक से अधिक आदमी दे सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग एक नई रणनीति बनाए हैं कि जो हमारी ट्रैफिक टीम के इंचार्ज हैं, जो सब इंस्पेक्टर सलाउद्दीन जी हैं, वो डेली DTO साहब के साथ समन्वय में लाके डेली काम कर रहे हैं। तो इसमें निसंदेह जो है दुर्घटनाओं में कमी है। सर, कोडरमा बाजार में देखा जा रहा है कि काफी शाम के वक्त जाम की स्थिति होती है, बगल में बाईपास है सर, तो क्यों नहीं ऐसा प्रस्ताव एक लिया जाए सर कि इसको शाम या सुबह में वन वे किया जाए, क्योंकि उधर से आने वाले गाड़ियों को उधर बागीटार से और इधर से डायरेक्ट निकाला जाए। इस तरह का भी कुछ प्रस्ताव? हाँ जी, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग इस पे अभी इस विचार जो ये प्लानिंग है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो DTO साहब जो कोडरमा थाना प्रभारी है वो जो अल्टरनेटिव रूट है उसका निरीक्षण वगैरह किया, उसके बाद हम लोग प्रॉपर कि उसे कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो प्लानिंग हम लोगों की चल रही है और जल्दी उस पर एग्जीक्यूशन होगी। यानी कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सर भयमुक्त समाज के लिए जो भी पहल होनी चाहिए उस पर कारगर रूप से काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद दोनों को सर। बोकारो के व्यापारियों को अब रंगदारी भरे कॉल आने लगे। प्रिंस खान के बाद अमन साहू गैंग ने मां मेहर स्टील के प्रोपराइटर रितेश सिंह से 5 करोड़ की रंगदारी व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी है। व्हाट्सएप से प्रकाश शुक्ला नाम के गैंग के सदस्य ने रंगदारी की मांग की है। रंगदारी नहीं देने पर रितेश सिंह, उसके सहयोगी और परिवार वालों को उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी उस वक्त मिला जब रितेश दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर रांची आने वाले थे। रितेश सिंह को धमकी भरा मैसेज आने के बाद प्रशासन ने अपना और अपने परिवार वालों की सुरक्षा की मांग की है प्रशासन से। वहीं रितेश सिंह ने इस मामले को लेकर बोकारो स्टील सिटी थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। रंगदारी मांगने वाले प्रकाश शुक्ला ने बॉस राहुल दुबे, मयंक सिंह के आदेश पर रंगदारी देने की मांग की है। इस मामले पर सिटी DSP आलोक रंजन ने कहा कि रितेश सिंह का मामले की जानकारी मिली है, इसको लेकर जांच करेंगे कि सही में अमन साहू का गिरोह है या नहीं। हम दिल्ली एयरपोर्ट से लौट रहे थे रांची के लिए, तो रास्ते में हमको एक व्हाट्सएप नंबर से हाई करके मैसेज आया। उसके बाद हम इधर से हाई लिखे, उसके बाद उधर से कॉल आया। हम प्रशांत शुक्ला बोल रहे हैं, प्रकाश शुक्ला बोल रहे हैं। अमन सिंह, मयंक सिंह का हमारे बॉस हुआ और बॉस का आदेश है कि अगर झारखंड में काम करना है तो मैनेज करो। तो हमारा खुद यह झारखंड में ग्राम में चलता है, बोले तुम दारू और स्क्रैप से बहुत पैसा कमाते हो। फिर बोले कि फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठाया। फिर उनका अचानक मैसेज आया कि बॉस का आदेश है कि तुमको 5 करोड़ रुपया देना होगा, नहीं तो तुम्हारा काला गाड़ी है उसको लाल कर देंगे। उनका व्हाट्सएप चैट आया। फिर उसके बाद मेरे तरफ से प्रक्रिया गई। फिर उसके बाद वो दोबारा फिर मैसेज के साथ कि तुम्हारा काम राहुल किला में चलता है ना, बॉस बोले हैं अब पैसा नहीं चाहिए, इनको मारेंगे, तुम्हारे परिवार से किसी को मारेंगे। ऐसे ही मैसेज आया। फिर अभी कहाँ है? एक आवेदन प्राप्त हुआ है रितेश सिंह जी के द्वारा BSCT थाना अंतर्गत, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से एक नंबर दिया गया है, उस नंबर के माध्यम से उनको व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से उनको मैसेज दिया गया है जिसमें कि रंगदारी मांगा गया है उनके द्वारा। आवेदन प्राप्त हुआ, अभी हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं उसमें, और विशेष इसमें डेवलपमेंट होने पर आप लोग को अवगत कराया। सुरक्षा की भी मांग की गई है, वो सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करके आगे आप लोगों को अवगत करवाएंगे इसमें। नहीं तो अमन साहू गिरोह का जो बता रहा था शुक्ला, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि वही चीज़ में सारा जांच पड़ताल करके आप लोगों को अवगत करवाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक। बेतिया की बात करेंगे। करगिल में ड्यूटी के दौरान बेतिया का अग्निवीर शहीद हो गया। पैतृक गांव पहुंचते ही भारत माता की जयकारे से पूरा गांव गूंज उठा। उनका बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। नवलपुर सेमरी के चांदनी चौक पर मनीष कुमार के नाम से शहीद पार्क बनाने की भी मांग लोगों ने की है। और ये बता दें कि बेतिया के योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत नवलपुर गांव के अग्निवीर मनीष कुमार की करगिल में ड्यूटी के दौरान दर्दनाक हादसे में जान चली गई। उनका पार्थिव शरीर 16 मार्च की सुबह गांव में पहुंचा और उसके बाद आप तस्वीर देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चाहते हैं बहुत दुख का
विषय है और क्षण है कि हम लोगों के बीच के एकदम बिल्कुल नौजवान 22 साल का लड़का जो अग्निवीर नियम के तहत जो है सेना में गया था और किसी को ये उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी वो शहीद हो जाएगा। और पूरे आपको बता रहे हैं कि 10 पंचायत में शोक की लहर है। जितना क्षेत्र है नौलपुर बाजार में आने वाला सड़क है 200 दिशाओं से मार्ग, सारे मार्ग महिलाएं और पुरुष आप दे सकते हैं। और नौलपुर बाजार के जितने व्यवसायी हैं तकरीबन 700 दुकानदार, सारे लोग अपनी दुकान का शटर गिरा करके और सब लोग उस नौजवान की शोक में मातम मना रहे हैं कि भाई ऐसा अनहोनी जो होना नहीं चाहिए हो गया। उसको देखने के लिए लोग ललायित हैं। दुख का क्षण है, इसमें अब क्या ही कहा जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए अब सेना के अफसर जवान, बिहार सरकार प्रशासन के कौन कौन से लोग आ रहे हैं, सब आया नहीं है, अब आने ही वाला है। 10-15 मिनट में बच्चे रिसीव करने यहाँ से 2-400 लड़के गए हैं, साथ में आ रहे हैं। तो उन लोगों का है कि अब लोग पहुँच रहे हैं तो फिर देख रहे हैं कि सेना के अधिकारी और बिहार सरकार प्रशासन के जो है सो लोग भी आ रहे हैं। क्या हो रहा है आगे उनके लिए अपने तरफ से सरकार क्या उनको, उनके परिवार के, यहाँ उनके पिताजी हमारे पास में खड़े हैं, क्या उनको मिल रहा है। और यहाँ के तमाम जो है सो क्षेत्र के जो लोग हैं उनका एक ही मांग है कि इनके परिवार के में से किसी एक आदमी को जो है सो बिहार सरकार या भारत सरकार अपनी सेवा में कहीं दे कि इनके परिवार में 5 भाइयों में अकेला वहीं कमाने वाला लड़का था, बाकी सब पढ़े लिखे, कुछ पढ़ भी रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे बेरोजगार भी हैं। तो लोगों का ये मांग है कि उसको जो है सो किसी 1-2 बच्चों को बिहार सरकार या भारत सरकार में दिया जाए और उसके नाम से एक स्मृति चिन्ह यहाँ दिया जाए ताकि मनीष मरे नहीं, अमर रहे। अमर यही है। देखिए आगे लोग आ रहे हैं। हम घटना 13 तारीख के 4 बजे हमारे लगे मोबाइल पर खबर आई कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने बताया कि हम मनीष बाबू के पापा बोल रहे हैं। तो ठीक है अंकल जी, हम आर्मी कैंप से बोल रहे हैं। 4 आदमी गिरा हुआ है और मनीष जो हैं वो भी गिर गए हैं। 3 आदमी का शव मिल गया है लेकिन मनीष का अभी नहीं मिला है। लगभग 4-5 घंटा देरी से मिला। बाद में पता चला हमको कि 4-5 घंटा शव मिला, वहाँ बेहोशी के टाइप में मिला। उसके बाद उसको बताया गया हमसे कि इलाज के दौरान उसको भेजा गया है और इलाज के दौरान उसके बाद शाम तक हमने जो है कोई फ़ोन नहीं आया। तो शाम के 6 बजे हमने इधर से अपने मोबाइल से फ़ोन किए। तो पता चला कि अभी उनका इलाज चल रहा है और अभी साहब फ़ोन नहीं किए हैं। साहब फ़ोन करेंगे तो हम आपको लोकेशन देंगे, चाहे बताएंगे। अभी हम अपने से कुछ नहीं बता सकते। उसके बाद जो है रात में कोई पता नहीं चला। सुबह जो होते 9 बजे तक हमने इंतज़ार करके अपने मोबाइल से फिर फ़ोन किए। फ़ोन करने के दौरान पता चला कि मनीष बाबू का जो है वो शहीद हो गए। यही पता चला। उसके बाद जो है हम लोग कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, अब ये जो है हमको कल से पता चल रहा है कि हाँ उनका शव आ रहा है। अभी तुरंत पता चला। तो मोतिहारी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। 2 युवकों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जामल सरे स्थित एक नवनिर्मित मकान में यह घटना घटी। दिल्ली से भागकर प्रेमी युगल मोतिहारी आए थे। आरोपियों ने सस्ते में कमरा दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गए और आधार कार्ड लेने के बहाने युवती के प्रेमी को सुनसान जगह ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता का प्रेमी किसी तरह भागकर बंजारिया थाना पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना बताई। सूचना मिलते ही बंजारिया पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी अब्बास आलम और तुफैल आलम को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की लापरवाही से थाने से एक गैंगरेप का आरोपी
फरार हो गया और थाने से गैंगरेप के आरोपी के फरार होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 बजे के आसपास में एक लड़का भागता हुआ थाना पर आया। उस समय ओडी में दयाराम सिंह यादव थे, ओडी पदाधिकारी। तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि एक बच्चा आया है और बोल रहा है कि उसकी जो दोस्त है, लड़की है, उसको कुछ लोग उठा ले करके गए। ये दोनों बच्चे जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। हालांकि बेसिक ये रहने वाले बिहार के ही हैं, लेकिन इनके मदर फादर जाके दिल्ली में सेटल हो गए हैं। तो वहाँ से ये लोग आए थे मतलब प्रेम प्रसंग में ही भाग के आ गए थे। और इन पर नज़र किसी अपराधकर्मी का पड़ा। ये दोनों को बहला फुसला करके एक जमला के मकान में ले जाया गया। जमला मुफस्सिल थाने में पड़ता है। लेके स्टेशन से गए, इसको रूम दिलाने के नाम पर लेके गए और उस स्टेशन में उस मकान में ले जा करके ये जो लड़का है इसको किसी बहाने से ये बोल करके कि मकान मालिक को आधार कार्ड और पैसे देने हैं, तुम चलो, और धोखे से इसको ला करके किसी अंधेरे जगह पर छोड़ दिया गया। ये लड़का किसी से पूछता हुआ बंजरिया थाना पहुंचा था और अपनी आप बीती बताया। तो एसएचओ उस दिन राउंड पर ही थे। जब इनको पता चली तो एसएचओ अपनी टीम बना करके हम लोगों को भी सूचित किए और सूचित करने के बाद में तत्परता पूर्वक जो है खोजबीन स्टार्ट किए। तो बच्चे के बताए अनुसार 1-1.5 घंटे के मशक्कत के बाद में उस मकान को चिन्हित किया गया और घेराबंदी करके तलाशी ली गई। तो उसमें पीड़ित बच्ची जो बालक थाने पर आया था, इसका मित्र जो है वो वहाँ से बरामद हुई और उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ गलत हुआ है। उसके बाद में उस मकान से 2 और अपराधकर्मी, रेप हुआ है, उसके मकान से 2 अपराधकर्मी भी पकड़े गए और तलाशी ली गई। तो एक बच्चा और जिसको बाथरूम में बंद करके रखा गया था, वो रहने वाला गढ़ैया है, गढ़ैया थाने का, मोतिहारी जिले का, उसको भी बंद करके रखा गया था। उससे भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि दिन में ही उनको अपहरण कर लिया गया था बुला करके, और उनके फादर को फ़ोन करवाया जा रहा था पैसे के लिए। तो वो भी वहाँ से बरामद हुआ। कहानी ये है कि वो जो बच्चा जिसको अपहरण किया गया था, उसका अपराधकर्मी के वाइफ से पिछले 6 महीने से बातचीत होती थी। तो वाइफ के माध्यम से ही उसको बुला लिया गया और अपहरण कर लिया गया और उसके फादर से पैसे की मांग की जा रही थी। उसका ये भी दावा है कि उसके साथ दिन में मारपीट भी की गई। तो ये वहाँ से 2 पीड़ित बरामद हुए और 2 अपराधकर्मी बरामद हुए। दुर्भाग्य से जब सारे लोगों को थाने पर लेके गए बंजरिया, तो वहाँ से एक अपराधी भागने में सफल हो गया पुलिस को चकमा दे करके। तो इस पूरे प्रकरण में हम लोग 3 कांड दर्ज हुआ है। एक तो हमारा पूरा अनुमान है कि ये जो दोनों पीड़ित को मकान में बंद करके रखा गया था, उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी, हो सकता था कि इनकी हत्या कर दी जाती। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद समीक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल चुनाव पर कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता आश्वस्त है। टीएमसी यह चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं, मां माटी मानुस के खिलाफ लड़ रही है। जनता ने ठान लिया इस बार कि वे टीएमसी का विसर्जन करके ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। यह चुनाव बीजेपी नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता लड़ रही है। कॉन्फिडेंट पश्चिम बंगाल की जनता है। तृणमूल कांग्रेस ये चुनाव भाजपा का खिलाफ नहीं, मां माटी मानुस का खिलाफ लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की आम जनता का साथ तृणमूल कांग्रेस का टक्कर है और जनता ठान लिया है तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन इस बार देखे रहे, चाहे जो भी कर ले। लेकिन बहुत सारे एलिगेशंस आप लोग पे एसआईआर को लेकर लगे हैं। अभी भी जैसे ममता बनर्जी ने 1-2 दिन पहले डीए का अनाउंसमेंट किया, ठीक इलेक्शन से पहले। क्या लगता है? तो बंगाल में एक मशहूर कहावत है, मोरन का लेहोरी नाम। तो पश्चिम बंगाल जनता ममता जी को पहचान लिया है। वो क्या कर सकती नहीं कर सकती जनता जान गया है। तो अभी आप ही सोचिए ना, बाप और बेटे का उम्र की फासला 10 साल की है। मैंने कितना तेजी बच्चा है 9 साल की उम्र से ही। तो उसको तो ढूंढ के निकलकर कम से कम एक पद्मश्री दे देना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल का एसआईआर दूसरे प्रदेश के एसआईआर से अलग है। दादा की उम्र 42 साल और पोता की उम्र 22 साल, दोनों ही वोटर। महाभारत में 1 धृतराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 7 धृतराष्ट्र, 100-100 करके बेटा। उसको तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए। इसी का खोज में तो हम लोग हैं। तो पूरा जनता ये जान रहे हैं ममता जी का जितना इमोशन है ना, वो है बांग्लादेशियों घुसपैठियों का प्रति। इसीलिए वो यह नो कॉन्फिडेंस का बातें कर रहे हैं। ये मोशन और इमोशन की लड़ाई में पश्चिम बंगाल की जनता नहीं है।
वो ममता की सरकार को विसर्जन देने के लिए तैयार है। अब तो डेट आ गया है, कब तक फाइनल टिकट नामों का ऐलान हो जाएगा, कब तक मीटिंग? वो तो संसदीय बोर्ड की बात है, हम तो उसका मेंबर नहीं है, वही बता सकते हैं। जितना जल्दी 2-3 दिन में ही निकल जाएगा। कितना नंबर इस बार आप लोग को लग रहा है? कुछ नंबर देंगे आप कि अगर बीजेपी आती है तो कितने सीट जीतेगी, क्या है इस बार अनुमान? बीजेपी भारी मात्रा से जीतेगी चुनाव, बीजेपी नहीं जीतेगी। इस चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता चुनाव जीतेगी। वही पश्चिम बंगाल की जनता वो संख्या तैयार कर देगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध रैली की तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से सड़क पर उतरी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके साथ भारी संख्या में टीएमसी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। देखिए पूरे देश में इस समय एलपीजी सिलेंडर चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण भारत में एलपीजी सिलेंडर की कमी देखी जा रही है, जिसका सीधा असर अब लोगों पर पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखिए जहां पर ममता बनर्जी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध रैली निकाली। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।